Hello everyone, I am Anukriti Chauhan and I welcome you all on this platform of Samyak. So guys, in this particular class, we are going to discuss a very interesting, a very important and a very new subject for the from the Rajasthan perspective, which is important and a very essential part of the upcoming examination. So guys, usually मतलब almost मैं सबकी ही बात करूँ तो सभी जगह पे अगर हम बात करते हैं राजस्थान के पर्सपेक्टिव से एक चीज़ बहुत कॉमन में पढ़ाई जाती है, that's the history, art and culture. But in this class, we are not going to discuss that. Instead, we are going to discuss the political department. तो राजस्थान का जो पॉलिटिकल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन वाला पेपर मतलब जो आपका टॉपिक है उसमें बहुत वैसे ही बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं. मतलब अगर हम राजस्थान पॉलिटी की बात करें तो ऑलरेडी बहुत लिमिटेड चीज़ें हमें पढ़नी है. एंड आउट ऑफ दोज लिमिटेड थिंग्स, वन थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस क्लास. So let's have a discussion based on the Chief Minister and the Council of Ministers. Guys, normally ना मतलब usually क्या होता है अगर हम बात करें तो ऐसा बोला जाता है कि मुख्यमंत्री और जो मंत्रिमंडल है, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल यानी कि अगर हम बात करें चीफ मिनिस्टर और उनके काउंसिल की, उनके अंदर जो सिलेक्टेड मेंबर्स हैं, कुछ सिलेक्टेड मिनिस्टर्स हैं जिनको कुछ पावर्स दी गई हैं, उनके पास में बहुत सर्टेन चीज़ें होती हैं और वो सब चीज़ें आपकी कहाँ पर लिखी हुई हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखी हुई है. दैट दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स दी powers, functions and all other mandates of all the citizens of इंडिया. अब ये मत बोलना कि मैम ये हर एक चीज जो हर एक वर्ड आपने लिखा है इसका एक अलग डिपिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में है. कि अगर हम बात करें प्रॉबेबली स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग तो कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में एक चीज बता रहा है. देन इट्स स्टेटिंग द पावर्स, द फंक्शन, ऑल अदर मैंडेट्स में भी मैंडेट्स कौन कौन से हैं वो सब है. एंड देन वी हैव अ स्पेसिफिक डेफिनेशन फॉर द सिटीजंस ऑफ इंडिया टू. तो मैम ये तो अपने आप में एक चैप्टर हो गया. सिटीजन्स ऑफ इंडिया, मैंडेट्स अगर हम पढ़े, पावर्स एंड फंक्शंस अगर हम पढ़े, कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम पढ़े तो ये अपने आप में एक एक चैप्टर्स हो गए, राइट? तो मैम हाउ आर यू लिंकिंग दिस विद द चीफ मिनिस्टर? सो गाइज आई एम जस्ट सेइंग दिस ओवर हियर कि अगर हम चीफ मिनिस्टर के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, अगर हम एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से चीफ मिनिस्टर को देखते हैं, देन ही एंजॉय सर्टेन प्रिविलेजेस. वो जहाँ सैक्रिफाइस करते हैं, along with the sacrifices, he also has some of the privileges that we need to take care of in this particular class, and हम वही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, right? So let's begin with the first thing. अब एक एक वर्ड को समझना, मैं आपको सारे जितने भी आपके डाउट्स हैं पॉलिटी एसोसिएटेड वो सब दूर कर दूंगी. यहाँ पर लिखा गया है चीफ मिनिस्टर इज द रियल एंड पॉलिटिकल हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव. रियल and political head of the state's executive. He is the leader of the state assembly. He is the leader of the state assembly. अब सबसे पहली चीज जो हमारे पास में आती है वो ये है कि भैया ये रियल क्या है? रियल क्या है? बाकी क्या अगर हम बात करें, बाकी लोग क्या फेक एग्जीक्यूटिव्स होते हैं? हाँ, बाकी लोग क्या फेक एग्जीक्यूटिव होते हैं? तो नहीं. अगर हम बात करें यहाँ पे रियल तो इसके अगेंस्ट में आता है नॉमिनल. कम से कम पावर्स जिसके पास में होती हैं, लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स इसके पास में बहुत सारी पावर्स होती हैं नॉमिनल हेड के पास. वहीं रियल हेड की बात अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक्सट्रीम पावरफुल. हम अगर हम कहें तो हम इनके लिए सही वर्ड यूज कर सकते हैं. ही इज एक्सट्रीम पावरफुल इन टर्म्स ऑफ पावर्स एंड डिसीजन मेकिंग, वेयर एज ही इज जस्ट पावरफुल. आई वुड नॉट से कि ये पावरफुल नहीं होते,
ये भी पावरफुल होते हैं। अब इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप ऐसा क्या है कि हमें इन दोनों के समझने के लिए रियल और नॉमिनल हेड की बात करनी पड़ रही है। तो देखो, जब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, हमें पता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वैसे भी यूनियन, स्टेट और लोकल, हम ये 3 फॉर्म्स पढ़ सकते हैं जब भी हम लेवल पे पढ़ते हैं। लेवल ऑफ गवर्नमेंट जब हम पढ़ेंगे, जब आप ये बताओगे कि किस तरह की, किस किस पार्ट की, किस किस टाइप की गवर्नमेंट का सिस्टम आपके यहाँ पे है, तो क्या आप ये पैटर्न बता सकते हो जहाँ पे पावर्स आपके यूनियन, स्टेट और लोकल के बीच में बाइफर्केटेड है? ये बिल्कुल मैम हम बता सकते हैं कि यूनियन के पास में कौन कौन सी पावर्स है, क्या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का है, स्टेट का क्या है और लोकल बॉडीज का क्या है। तो गाइस, जब हम यूनियन पढ़ते हैं तो भी हम 2 हेड्स को पढ़ते हैं। एक होता है रियल हेड, एक होता है ऑन डॉक्यूमेंट्स नॉमिनल हेड। यानी कि डॉक्यूमेंट्स में तो इसके पास में बहुत सारी पावर है, लेकिन इन रियलिटी इसके पास में जो पावर्स हैं वो थोड़ी सी कम है। बाइंडिंग है, आपकी जो एंजॉय करता है पावर वो अलग इंसान है। सो इन द यूनियन द रियल एग्जीक्यूटिव इज द प्राइम मिनिस्टर। सो इन द स्टेट द रियल एग्जीक्यूटिव इज द चीफ मिनिस्टर। In the union, the nominal executive is the president, and in the state, the nominal executive is the governor. Right? ये हो गया एक आपका पैटर्न, जिससे आप ये समझ सकते हो कि हाँ, असली पावरफुल इंसान कौन है। एक्चुअल में ये कहा जाता है कि प्रेसिडेंट आपके इंडिया का पहला सिटीजन है, प्रेसिडेंट के पास में ये पावर है। कहीं पे भी अगर इंडिया को रिप्रेजेंट करना हो तो प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट करेगा। मतलब इंडिया का जहां बात आती है वहां प्रेसिडेंट का नाम पहले आता है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट अभी क्योंकि प्रेसिडेंट आपका न्यूज़ में है ना, तो कहीं ना कहीं गवर्नर आपका ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जब हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं सेंट्रल लेवल पे, तो स्टेट लेवल के अंदर हमारे पास में गवर्नर आ जाता है। तो इनकी पावर, ऑर्डिनेंसेस, पार्डनिंग पावर, डिस्क्रिशनरी पावर्स, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो जब मैं प्रेसिडेंट और गवर्नर की बात कर रही हूँ आपके स्टेट लेवल के ऊपर, तो एक चीज़ भी बहुत क्लियर है, और मैम वो क्या है कि इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज हैं। अब एक चीज और समझना, जब हम रियल और नॉमिनल की बात करते हैं, इसके पास में कम से कम पावर्स होती हैं, लेकिन जो रियल एग्जीक्यूशन होता है, रियल जो एग्जीक्यूशन होता है पावर का, वो यहां से होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका कोई रोल नहीं है। कंसल्टेशन कौन करेगा? आपका नॉमिनल एग्जीक्यूटिव ही करेगा हमेशा। सो मैम, यू आर सेइंग दैट द एग्जीक्यूशन इज इन द हैंड्स ऑफ द रियल एग्जीक्यूटिव एंड द कंसल्टेशन इज इन द हैंड्स ऑफ द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। यस, इवन द अपॉइंटमेंट ऑफ द रियल एग्जीक्यूटिव, द अपॉइंटमेंट ऑफ रियल एग्जीक्यूटिव is in the hands of nominal head, right? real head। अभी रियल हेड में आपका कौन आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएंगे आपके चीफ मिनिस्टर साहब, और अपॉइंटमेंट के नॉमिनल हेड में आपके आ जाएंगे गवर्नर साहब, राइट? तो ये क्या है मैम? एक तरह से मैम ये तो आपने कंफ्यूज कर दिया रियल और नॉमिनल के चक्कर में, है? ये तो आपने कंफ्यूज कर दिया। अरे भैया, कोई कंफ्यूज नहीं करा है। साधारण सी बात समझने की कोशिश करना। आती होगी बहुत सारे ब्रांडेड चप्पलें, है ना, बहुत सारे ब्रांडेड चप्पलें आती होंगी। मैं किसी ब्रांड को इंडिविजुअली नेम नहीं करूंगी, आप जिसमें 2,500, 3,000, 4,000, 5,000 रुपए तक की चप्पलें खरीदते हैं। लेकिन वही मजा जो 200 रुपए की लोकल चप्पल है ना अपनी बाजार वाली, उसको पहनने में भी आता है। हवाई चप्पल है ना, वो नीले और सफ़ेद पट्टे वाली आती है, वो भी उतना ही कंफर्ट देती है। तो आज भी ड्यूरेबल, बारिश में, बाथरूम्स में अगर हम बात करें, बाथरूम स्लीपर ही नाम रख रखा है उसका स्लीपर का नाम भी बाथरूम स्लीपर कर दिया है। तो वो हवाई चप्पल बहुत ज़्यादा मैंडेटरी, कितने ही ब्रांड्स ले आओ, कितने पावरफुल होंगे वो, लेकिन वो हवाई चप्पल भी बाथरूम्स में मैंडेटरी है, राइट? इन द सेम वे व्हेन वी अंडरस्टैंड थिंग्स, तो आपके रियल एग्जीक्यूटिव्स तो पावरफुल है, इनके पास में बहुत पावर्स हैं, ये बहुत नेसेसरी है, लेकिन भैया इनके बिना भी काम नहीं चलने वाला। ये दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, राइट? चलो
अब अंडरस्टैंड करते हैं इनकी जो फंक्शनिंग है, किस तरह से ये गवर्न किए जाते हैं, क्या क्या इनके चीज़ें हैं जो हमें समझनी है। व्हेनेवर वी हैव दिस पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इसमें जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, हेड ऑफ द स्टेट, आई एम टॉकिंग अबाउट हेड ऑफ द गवर्नमेंट, government is not the president, rather it's the prime minister. अब वापस से मैम ये दो टर्मिनोलॉजीज आ गई हैं, एक हो गया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एग्जैक्टली, और एक हो गया प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट। ये दो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हमारे सामने आ गए, ठीक है। पार्लियामेंट्री में अगर हम बात करें, द हेड इज नॉट द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को छोड़ के कोई हेड होगा। अब नाउ वी हैव द प्राइम मिनिस्टर, सम पीपल हैव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेड, बहुत सारे लोग अलग अलग होते हैं, तो उनका अलग अलग रेफरेंस यहाँ पे आ जाता है। इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द हेड ऑफ द स्टेट वुड बी द president. This is the basic difference that you have to understand, right? अब जब हम प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो इसके पास में एक होती है कैबिनेट और एक होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कुछ 10-15 मिनिस्टर्स आपके कैबिनेट में होते हैं और उन सबका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, राइट। उन सबका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस चीज को डिनोट करता है? डेमोक्रेसी को। तो क्या मैम ये नहीं डिनोट करता प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? बिल्कुल ये भी डेमोक्रेसी को फेवर करता है, बट कहीं ना कहीं अगर हम रियल फॉर्म देखें डेमोक्रेसी का, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का, टाइमली इलेक्शंस का, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव का, तो ये हम ज्यादा फेवर में हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपकी ज्यादा फेवरेबल कंसेंट उस टाइम पे माना जाता है। कितने लोगों को अभी तक की बातें सारी क्लियर हो गई हैं? अभी तक किसी को कोई डाउट है? मैंने आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताया, मैंने आपको रियल और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया, रियल और नॉमिनल हेड के बारे में बताया, एंड देन वी हैव डिस्कस्ड सम ऑफ द अदर पॉइंट्स टू, राइट? So the parliamentary system of government has been arranged for the union and the states in the Indian constitution, and according to which only we have seen the bifurcation of the powers in between the people, right? चलो next says now we have the articles। भैया आर्टिकल्स का रेफरेंस क्या है? आर्टिकल्स क्यों इंपॉर्टेंट है पढ़ना, कोई बताएगा? कि अनुच्छेदों को पढ़ना, अनुच्छेद जो हैं इन्हें पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है जब भी हम आपकी पॉलिटी पढ़ते हैं? तो पॉलिटी में क्यों इंपॉर्टेंट है पढ़ना, बताइए बताइए। पॉलिटी के अंदर किसी भी तरह के अनुच्छेद या आर्टिकल का रेफरेंस क्या है, क्यों पढ़ा जाता है? ये रियल और नॉमिनल में डिफरेंस पता चल गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर डिफरेंस पता चल गया, तो अब क्या बच रहा है? बहुत थोड़ी सी चीजें बच रही है, बता दो तो फिर फटाफट से। We have this article 163 of the Indian Constitution, right, which has the provision of cabinet that has been made under the leadership of chief minister to give help and advice to the governor। अब ये किसकी बात हो रही है? हमने समझ लिया एग्जीक्यूटिव्स, जो हमारी भलाई के लिए कुछ काम करते हैं और हमारे अंडर, मतलब हम उनके अंडर में ही वर्क करेंगे। अब एग्जीक्यूटिव्स दो लेवल पर होंगे, एक होगा यूनियन लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर, एक होगा स्टेट लेवल पर, यानी कि राज्य स्तरीय। अभी हम जो एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे हैं वो हम स्टेट लेवल पर पढ़ रहे हैं, which comprises of on the first CM and the Council of Ministers. Then we will see how this governor is also important. In the previous classes, we have already discussed why governor is important and what are the provisions of associating ourselves with the governor. So in these classes too, all you have to focus is on the like link this class with the governor class, and then things will be very easy for you to understand. So now when we talk about the state executive, हमारे लिए सबसे पहले पढ़ना है चीफ मिनिस्टर और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब जब आप चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड होता है वही चीफ मिनिस्टर होता है ना? और इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कैबिनेट क्या होती है?
कैबिनेट का रेफरेंस क्या है वैसे आप मोटा मोटा सब जानते हो, बट बुकिश लैंग्वेज क्या कह रही है वो समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाता है. सो वी हैव द प्रोविजन ऑफ कैबिनेट which is being made under the leadership of the chief minister. Now why is this made? To give help and advice to the governor. क्यों बनाया गया ये बताइए, क्यों बनाया गया? ताकि गवर्नर को एडवाइस मिल सके. तो मैम आपके कहने का मतलब है कि रियल हेड आपके नॉमिनल हेड की हेल्प करेगा, एडवाइस करेगा, और नॉमिनल हेड रियल हेड की एडवाइस के बिना कोई काम नहीं करेगा. यस, यही चीज प्राइम मिनिस्टर के रेफरेंस में भी लिखी गई है. टू एड एंड एडवाइस दी रियल advise the nominal executive, real executive comes into power, very important statement guys. Why is this statement important? Now tell me. मैंने सिर्फ ये लिखा कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव को एड एंड एडवाइस करने के लिए रियल एग्जीक्यूटिव पावर में आता है. क्यों कहा जा रहा है ये बताइए? बताइए क्यों कहा जा रहा है ये? कोई बताना चाहेगा, अपना रिव्यू रखना चाहेगा इस पे, अपना कोई फीडबैक जो आप देना चाहते हैं? मैम दिस इज बीइंग डिस्कस्ड बिकॉज वी हैव दिस एडवाइस थिंग कि हमारे यहाँ तो राह चलता है, इंसान भी एडवाइस दे देता है? इंडिया में है ना कि आप नहीं मांगो तो भी फ्री की एडवाइस बहुत मिलती है. So why do we have to understand this aid and advice thing associated with the relationship between the chief minister and the governor? Let's get back to this point in a very clear manner in this particular class guys. So ये क्या बताना चाह रहा है बेसिकली कि to aid and advise the nominal executive जो हमारा पावर में है लेकिन फिर भी बाइंडेड है कुछ नॉर्म्स से, उसको एड और एडवाइस करने के लिए रियल एग्जीक्यूटिव पावर में आता है. बिल्कुल सही बात है. चीफ मिनिस्टर कोई भी डिसीजन गवर्नर के बिना नहीं ले सकता. भले ही वो डिसीजन ले ले लेकिन उसे गवर्नर का अप्रूवल और गवर्नर की एसेंट जरूरी है. इन द सेम वे गवर्नर कोई भी डिसीजन खुद से नहीं ले सकता, उसे चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है. तो मैम ये कुछ वो प्रोविजंस हैं जो हमारी कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाने में चेक्स एंड बैलेंसेस में हेल्प करते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर और चेक्स एंड बैलेंसेस ये दो प्रिंसिपल हमारे मेंटेन रहे. यूजुअली क्या होता है, अगर कोई इंसान पावर में आ जाता है, अंधा हो जाता है वो नशे में, ये आज तो मेरे पास में क्या है, रुतबा है, पावर है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ. तो भैया गलत है, तू कुछ नहीं कर सकता. एज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर एंड चेक्स एंड बैलेंसेस. ठीक है, ठीक है. तो ये चेक भी रखता है, बैलेंस भी मेंटेन करता है पावर का, इसलिए ये दोनों ही पोजीशन आपस में इंटरलिंक्ड भी और कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक भी है. चलो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फर्दर पॉइंट्स गाइस as it's important for us to move on towards the next topics too. I hope all of this is very clear to you. We have discussed Article 160C that provides for a cabinet, right? Now we have Article 164 which mentions that the appointment of chief minister will be done by the governor. Guys अगर statement वाली चीजें अच्छे से पढ़ी हो, statement वाले questions पे ध्यान दिया हो तो ये बहुत mandatory चीज है. वहां पे क्या बोलती है ये? अपॉइंटमेंट. किसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है आपसे. पूछा जाता है नहीं पूछा जाता है? पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है बताओ? मुझसे तो पूछा जाता है. मैंने जितने भी एग्जाम्स दिए उन सब में ये बताया गया है कि हाँ
कहीं ना कहीं आपको अपॉइंटमेंट एसोसिएटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि किसने किसको अपॉइंटमेंट किया, हु अपॉइंट्स द गवर्नर, हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर, हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल, हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल, हु अपॉइंट्स द स्टेट कमीशंस हेड, हु अपॉइंट्स द चेयरमैन, हु अपॉइंट्स द वाइस चांसलर्स। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वन और दी डिफरेंट मैनर, बस सिर्फ इनके जो पूछने का तरीका है वो आगे पीछे हो जाता है, राइट? सो व्हेन वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस गवर्नर इन अ वेरी सीरियस मैनर, वी विल सी दैट it is important, as it is mentioned in the article 164 of the Indian Constitution, that there will be a governor of the state who will appoint the chief minister, and along with the chief minister, the rest of the ministers' appointment would also be done in consideration and consultation with the chief minister. तो भले ही आपके गवर्नर साहब चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने के साथ साथ उन्हें चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट करके बाकी के मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करना होगा। ये आपका कहा जा रहा है आर्टिकल 164 के अंदर। सो हाउ मेनी यू हैव एनी डाउट्स विद दिस? Yes guys, so by article number 164 there are a lot of things that are very clear to us. पहली चीज हमें ये क्लियर हो गई है that the governor will appoint the chief minister. गवर्नर क्या अपॉइंट करेंगे? चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे। गाइस एक चीज है जो मैंडेटरी याद रखना, देयर आर दीज यूजुअल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दी हु, सपोज फॉर एग्जांपल अपॉइंट्स दी, जस्ट अ सेकेंड, there's this usual thing guys that we have to understand, that who appoints the chief minister. For example, this is the question, right? Or there can be a statement stating a high court judge appoints the chief minister of the state, and two more statements are given to you in which you have to analyze which of the statement is true and which of the statement is false. Then what are you supposed to do? You have to keep this in mind, that the appointment of the chief minister and the council of minister is in the hands of the governor. The chief minister is appointed by the governor, and then combinedly the governor and the chief minister appoints the council of ministers. So this is basically a chain that goes on, right? And same way this is the thing that takes place in the union also, the central government too. The president appoints the prime minister, right, the elected representative, and then the prime minister, with the help and aid and advice and consultancy of the president, appoints the council and the cabinet. So there needs this aid and advice thing. We need this thing to make our system more democratic. अपने system को ज़्यादा democratic बनाने के लिए these things are necessary for us to keep in mind, right? Is this much clear to you? Now can we shift ahead guys? I hope ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है? Next thing we have is the parliamentary system. Only the leader of the majority party इन दी स्टेट असेंबली एज अ चीफ मिनिस्टर। तो गवर्नर के पास में एक क्लॉज क्या है अपॉइंटमेंट का, कि सिर्फ जो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर है वो ही चीफ मिनिस्टर बन सकता है। एंड यहाँ पे ये चीज भी लिखी हुई होती है, बट इफ अ पार्टी डज नॉट गेट अ क्लियर मेजॉरिटी, ऐसे बहुत सारे केसेस में होता है जहां पर हमें क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती, मतलब कुछ वोट से जो है बराबरी आ जाती है, राइट? So at the time of when there is not a clear majority, the governor uses his discretionary power in the appointment of the chief minister. तो गवर्नर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज करते हैं और चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करते हैं, एंड दैट चीफ मिनिस्टर अपॉइंटमेंट इज डन बाय प्रूविंग सम थिंग्स। अब वो चीजें किस तरह से प्रूव हो सकती हैं? दैट ही शुड बी द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विदिन 3 months, विदिन 6 months, ठीक है? ये टाइम पीरियड आपको याद रखना है कि वो पहले की बात कर रहा है, बाद की बात कर रहा है, आफ्टर ज्वाइनिंग, बिफोर ज्वाइनिंग, आफ्टर टेकिंग द ओथ, बिफोर टेकिंग द ओथ, because these are the things that confuses the person in the examination while you're sitting on the examination seat. All the things that confuses you is just simple things.
हमेशा याद रखना, हमेशा साधारण और सिंपल चीजें जो होती हैं जो आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है उसके अंदर, वो कंफ्यूज करती है. आई बिलीव मेंस इज टफ, बट आई बिलीव that prelims examination is a very basic examination in which your common sense is being tested. Although your presence of mind, everything is being tested over there. But one thing that you need to keep in mind is what? Is your common sense, your presence of mind. That how much active you were when you were reading those sentences. बेसिक स्टेटमेंट्स आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बेसिक चीजें पूछी जाती है. तो उन्हीं बेसिक चीजों को इस क्लास के अंदर कवर करने के लिए रोज मेरे साथ में देखते रहिए सम्यक सिविल सर्विसेज एंड सम्यक सिविल सर्विसेज इन इंग्लिश के ऊपर ये टॉपिक वाइज क्लासेस. डेली कोशिश करूंगी कि राजस्थान का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लाया जाए. तो जुड़े रहिए गाइस सम्यक के ऊपर. अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो फटाफट से शेयर करो, लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि फर्दर क्लासेस अपडेट्स मिलती रहे. थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन. हैव अ नाइस डे. Bye bye. Take care. See you very soon.